Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our seventh and last lecture on the topic of bacteria, and we have already discussed different parameters and structure, functions of different parts of bacterial cell. Now the environmental factors that influence the growth and survival of the bacteria. So if we talk about it, then we can see here that the rate of growth of microbial population depends upon the nature and availability of water and nutrients, temperature, pH and the partial pressure of oxygen and solute concentration. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो डिपेंड कर रही है कि उसके सराउंडिंग में वाटर कितना अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स कितनी अवेलेबल हैं, टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया का देखा था कि कुछ बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, कुछ मॉडरेट पे, कुछ लो टेम्परेचर पे. तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. पीएच, उसके सराउंडिंग में पीएच क्या है, पीएच डिपेंडेंट भी होते हैं कुछ. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है. ऑक्सीजन बल्कि उनके लिए लीथल यानी टॉक्सिक होती है. और सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसके सराउंडिंग में कितनी है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर को वो बर्दाश्त कर सकें. तो इन तमाम फैक्टर को सामने रखते हुए बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है. In many laboratory experiments, the microorganisms are provided with an excess of complex organic nutrients and are maintained at optimal pH and temperature. जितने हम लेबॉर्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं तो उसके लिए जो हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक एक्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं और वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करते हैं, जिस पे हम लेबॉर्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कराते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं. जिसकी वजह से ये तमाम पैरामीटर्स को मेंटेन करने की वजह से, जो कि एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है एक्सेस में, मेंटेन कर रहे हैं ऑप्टिमल पीएच एंड टेम्परेचर. सो क्या होता है, दिस एनेबल्स ग्रोथ टू बी वेरी रैपिड. बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत रैपिड होती है एंड द रिजल्ट्स विजुअलाइज्ड विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत जल्दी जो है हम उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. अक्सर जैसे ये हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए, ये मालूम करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया और वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, तो उसके रिजल्ट्स अगर हमें चाहिए हो तो बैक्टीरिया उसकी डेफिनेटली हमें, क्योंकि डिसाइड करना है उनकी बेस पे कि आइडेंटिफाई करना है कि बैक्टीरिया कौन सा है और वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और किस से सेंसिटिव है. तो उसी की बेस पे, रेजिस्टेंट और सेंसिटिविटी की बेस पे एंटीबायोटिक की चॉइस करनी है, तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए. तो इसके लिए फिर ये स्पेशलाइज्ड मीडिया होते हैं जो लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं. सच आइडियलाइज कंडीशंस रेयरली एग्जिस्ट इन नेचर, यानी ये जो लेबॉर्ट्री में हम एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचर में ऐसी आइडियल कंडीशन मौजूद नहीं होती. और इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कम्पीट विद वन अनदर फॉर न्यूट्रिएंट बट ऑल्सो ग्रो अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशन. जिसकी वजह से अगर किसी एक जगह पर एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो अब क्योंकि अगर वहाँ पर नेचर की बात हो रही है, नेचर में, तो वहाँ पर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो सारा न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एक्वायर कर लेंगे, और जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे जो कि उसके मुकाबले में वीक होंगे वो न्यूट्रिएंट नहीं उनको मिल सकेगा और वो किल हो जाएंगे. तो और इसी तरीके से ऑप्टिमल कंडीशन जो होगी वो नहीं होगी, सब ऑप्टिमल कंडीशन होगी. पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर adapted to survive under particular condition. Thus gram negative bacteria tend to be aquatic, whereas gram positive bacteria tend to prefer more arid condition such as skin. अच्छा, ऑब्जर्व ये किया गया है कि ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट होता है एक्वेटिक, यानी पानी जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलेटिवली ड्राई एनवायरनमेंट में भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं, जैसा कि हमारी स्किन होती है जहाँ पानी की क्वांटिटी कम होती है. उसके मुकाबले में वो जगह जैसा कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जहाँ पर मुसलसल रेस्पिरेटरी सिक्रीशन की वजह से पानी आ रहा है, या जीआई ट्रैक्ट है जहाँ पे जीआई सिक्रीशन की वजह से वाटर रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है. और जबकि जहाँ पर पानी की कम मकदार होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन में पानी नहीं होता, होती है, हाइड्रेटेड होती है स्किन, लेकिन रिलेटिव टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट या
यूरिनरी ट्रैक्ट, वहाँ पे पानी की मिकदार स्किन पे कम होती है। तो ऐसे जगहों पे ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो ये जो है एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए। इसके बाद हम आते हैं फिजिको केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, और सबसे पहले है टेम्परेचर। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दैट हैव मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस आर मीजोफाइल्स, यानी दरमियाने वाले होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, एंड हैव ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर बिटवीन एम्बियंट यानी जो रूम टेम्परेचर होगा, और बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर बहुत आसानी से और तेज़ी से ग्रो करते हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरिया यही होते हैं और इनको मीजोफाइल्स कहा जाता है। Individual species of bacteria also have a range of temperature under which they can actively grow and multiply permissive temperatures. तो ये जो है कुछ इंडिविजुअल स्पीशीज़ हैं, इनकी रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, और ये फिर उस टेम्परेचर की रेंज में, यानी कुछ जो होती है कि वो उस हिसाब से जो है वो ग्रो करते हैं जो रेंज ऑफ टेम्परेचर इनके लिए पॉसिबल है, जैसा कि हमने शुरू के में इसके लेक्चर्स में और इसमें इस चैप्टर में देखा भी था। For every organism there is a minimum temperature below which no growth occur, यानी हर ऑर्गेनिज्म की कोई एक ऐसी रेंज होती है जिससे उस रेंज से अगर कम टेम्परेचर होगा तो फिर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट एंड रैपिड होगी और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। उसके बाद है मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल, और उसी तरह से उसकी जो रेंज होगी, अगर उस रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर अगेन उसकी ग्रोथ नहीं होगी, यानी वो उतनी रेंज के दरमियान तो जो होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रो कर सकता होगा, लेकिन अगर उस रेंज से कम होगा टेम्परेचर तो ग्रो नहीं करेगा वो बैक्टीरिया, और अगर उस रेंज से हाई टेम्परेचर होगा तो अगेन वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, जैसा कि अभी हम फिगर 3.9 में देखेंगे। So as the temperature rises, chemical and enzymatic या enzymic reactions within the cell proceed more rapidly। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम और केमिकल रिएक्शन बढ़ते चले जाते हैं, एंड ग्रोथ बिकम फास्टर, तो ग्रोथ बढ़ती चली जाती है until an optimum rate is achieved, यहाँ तक के ऑप्टिमम रेट अचीव हो जाता है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से हट के अगर देखें, यानी ये जो इसकी रेंज है, सर्टेन प्रोटीन्स में बिकम इरिवर्सिबली डैमेज, यानी वही जो एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं इरिवर्सिबली थ्रू थर्मल लिसिस, यानी हाई टेम्परेचर के जरिए, रिजल्टिंग इन रैपिड लॉस ऑफ सेल वाइबिलिटी, और उसके बाद सेल की वाइबिलिटी यानी लाइफ ख़त्म हो जाती है, यानी वो बैक्टीरिया फिर जिंदा नहीं रह सकता। तो उस तरह से जो है वो बैक्टीरिया की जो टेम्परेचर रेंज है उसके अंदर उसके एंजाइम्स और केमिकल रिएक्शन तेज़ी से काम कर रहे होंगे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी सही होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत हाई हो जाएगा, तो फिर वो हाई टेम्परेचर की वजह से उसके जो प्रोटीन्स हैं और जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, तो वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएंगी, और जब वो एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से सेल्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस हमें ग्रोथ बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है। अब ये देखें कि ये टेम्परेचर जैसे जैसे राइज कर रहा है, यहाँ पर आके बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑप्टिमम है, यानी इतने टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे फास्ट है, और जैसे जैसे फिर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ रहा है तो फिर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होनी शुरू हो रही है, जैसे क्योंकि ये इसमें प्रोटीन डीनेचुरेशन है, यानी प्रोटीन डिग्रेड हो रही है, ये एंजाइम डिग्रेड हो रही हैं, तो ये वो रेंज है टेम्परेचर की, मिनिमम और मैक्सिमम ये रेंज हो गई। तो इस 30 डिग्री सेल्सियस रेंज हो गई इन बैक्टीरिया की, जिसमें ये ऑप्टिमम, जिसमें ये वो टेम्परेचर है जिसमें ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, इसमें स्लो ग्रोथ होगी, अगेन यहाँ पर भी स्लो ग्रोथ होगी, और जब ये टेम्परेचर इसको क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडेशन की वजह से बिल्कुल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो है वो हमें ग्राफिकली इस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें पता चल रहा है ऑन बैक्टीरियल ग्रोथ। नाउ पीएच, इसी तरीके से टेम्परेचर के अलावा जो एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बैक्टीरियल ग्रोथ पे, वो है उसके एनवायरनमेंट में पीएच क्या है। ईच इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमल पीएच फॉर ग्रोथ एंड ए रेंज अबाउट दैट ऑप्टिमम वेयर ग्रोथ कैन अकर albeit at slower pace। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि
पीएच की भी उसकी ग्रोथ की एक रेंज है। उस पीएच से अगर वो बढ़ जाएगा यानी पीएच ज़्यादा हो गया या उस रेंज से या कम हो गया तो अगेन उसकी ग्रोथ स्लो या ख़त्म हो जाएगी। अनलाइक द रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर, पीएच इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ आर बेल शेप कर्व एंड एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच कैन बी लीथल, यानी जो पीएच की जो एक्सट्रीम होगी वो लीथल होगी। अब ये बेल शेप कर्व क्या होता है इसको हम अभी फिगर 3.10 में देखेंगे। जनरली दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, यानी क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं उनका पीएच जो ग्रोथ है ऑप्टिमम है in between 7.4 to 7.6 but may grow suboptimally at pH value 5 to 8.5, यानी ऑप्टिमम ग्रोथ तो उनकी होती है 7.4 से 7.6 तक, लेकिन सब ऑप्टिमल ग्रोथ यानी ग्रोथ कम हो जाती है लेकिन होती है, ख़त्म नहीं होती, इन बिटवीन 5 से लेके 8.5 तक। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। ये हम यहाँ पे इस डायग्राम में ये देखें, ये बेल शेप कर्व है, ये बेल बनी हुई है। तो ये बेल शेप कर्व हमें ये बता रहा है कि ये देखें 7.2 7.6 के दरमियान जब पीएच है तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे ग्रोथ ये पीएच कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो ये फिर ग्रोथ भी इसकी स्लो डाउन हो रही है। लेकिन अगर हम प्रीवियस स्लाइड देखें 5 से कम पीएच होगा तो फिर वो बैक्टीरिया के लिए लीथल होगा, और इसी तरह से 8.5 से ज़्यादा होगा पीएच तो अगेन वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए लीथल होगा। नाउ वाटर एक्टिविटी and solutes role. Gram-negative bacteria are particularly adapted to an existence in and are able to extract trace nutrients from the most diluent environment. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ख़ास तौर से एडेप्ट करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को, यानी जो एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए अपने आप को एडेप्ट करते हैं, यानी उसके लिहाज से अपने आप में तरमीम करते हैं, चेंजेस करते हैं, और क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डाइल्यूएंट एनवायरनमेंट। जो भी होस्ट है या मोस्ट डाइल्यूएंट एनवायरनमेंट है इसका, या होस्ट सेल है, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो उसका जैसे ब्लड है या उसके जो सेल्यूलर फ्लूइड्स हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें से हासिल करते हैं और फिर अपनी लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस एडेप्टेशन हैज़ इट्स लिमिटेशन, लेकिन इस एडेप्टेशन की कुछ लिमिटेशन है, बिकॉज द ग्राम नेगेटिव सेल एनवेलप कैन नॉट विदस्टैंड द हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर associated with rapid rehydration after desiccation, and the organism are unable to grow in the presence of high concentration of solute। अब यहाँ पे ये बात ये कर रहे हैं कि लेकिन क्योंकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उसका एनवेलप कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव वीक होता है, क्योंकि उसकी वीक होने की वजह ये है कि हमने ये पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन की क्वांटिटी कम होती है जबकि लिपोपॉलीसैकेराइड ज़्यादा होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कम होता है उस वजह से जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और रीहाइड्रेशन यानी अगर उसको ऐसे पानी में डाला जाए कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है तो उसमें वाटर जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, और जब बैक्टीरिया के अंदर आएगा तो वो अंदर आने के बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल पे इतना प्रेशर डालेगा कि जिसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल रप्चर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल जब रप्चर हो जाएगी तो समझ लें फिर वो बैक्टीरिया किल हो गया, अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो है वो यानी उसकी लिमिटेशन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से हम बात करते हैं। फॉर मैनी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म oxygen act as the terminal electron acceptor in respiration and is essential for growth। अच्छा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस के लिए ये ज़रूरी है। तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके लिए ऑक्सीजन असेंशियल होती है, बगैर ऑक्सीजन के इनका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। Alternate terminal electron acceptors are organic molecules whose reduction leads to generation of organic acids such as lactic acids। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनके पास ना हो
तो फिर ये यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ना हो तो ये क्रैब्स साइकिल यानी वो एनारोबिक प्रोसेस में चले जाते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस होती है। जैसा कि हमारी बॉडी में भी होती है कि जब ग्लाइकोलिसिस का एंड होता है तो उसमें एंड प्रोडक्ट अगर ऑक्सीजन होगी तो पायरुविक एसिड बनेगा, और अगर जो है ऑक्सीजन नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी होता है। दे कैन सम टाइम बी यूटिलाइज अंडर कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन और वेयर कार्बन सबस्ट्रेट इज इन एक्सेस। अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कार्बन मौजूद होना चाहिए, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। And highly specialized group of microorganisms can utilize inorganic material such as iron as electron acceptor. For example, iron sulfur bacteria, यानी iron sulfur bacteria is an example, जिसमें ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन का ये नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन है ही नहीं एनवायरनमेंट में, है बट इन लो कंसंट्रेशन। पैराडॉक्सिकली यानी इसके बरक्स, देयर आर मैनी बैक्टीरिया for which oxygen is highly toxic like obligate anaerobes। ये वो हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है, इनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक है। सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन ए न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट कैन प्रोफाउंडली अफेक्ट बोथ द रेट एंड नेचर ऑफ द माइक्रोबायल ग्रोथ ऑब्टेन। तो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ये सिचुएशन सामने हमारे आती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस जो होगी वो बताएगी कि ये बैक्टीरिया एनारोबिक ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो फिर ये एनारोबिक बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, ग्रो नहीं कर सकेंगे, और ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो फिर ये बैक्टीरिया जो होगा वो आसानी से अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेके ग्रो कर सकते हैं। स्पेशल मीडिया एंड एनारोबिक चैम्बर्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रो ऑब्लिगेट एनारोब्स विद इन द लेबोरेटरी। इस पे हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए किस तरह से क्लोज चैम्बर्स हम यूज़ करते हैं और उसमें टाइटेनियम ऐड करते हैं ताकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो ख़त्म हो जाए और एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, और किस तरीके से जो है वो वहाँ पे टाइटेनियम और वेनेडियम यूज़ करते हैं ताकि किस तरीके से उस एनवायरनमेंट को हम ऑक्सीजन फ्री बना सकें। दिस इज़ पर्टिकुलरली the case for the mouth and gastrointestinal tract where obligate anaerobes such as bacteroids and fusobacter can be found in association with strongly aerobic streptococci। खास तौर से कि माउथ और जीआई ट्रैक्ट में ऐसे एनारोब लाइक बैक्टीरियोइड्स एंड फ्यूजोबैक्टर, इनकी ग्रोथ के लिए हम ये एनारोबिक मीडिया और चैम्बर यूज़ करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, जो वहाँ पर ये एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई उनके साथ वो इन एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं। तो इनकी ग्रोथ कराने के लिए हमें जो है वो बैक्टीरियोइड्स एंड फ्यूजोबैक्टर्स, ये इनकी ग्रोथ कराने के लिए जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, हमें एनारोबिक जो चैम्बर्स हैं उसमें जो है इनकी ग्रोथ कराई जाती है। नाउ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। Bacteria vary considerably in their requirement for nutrients and in their ability to synthesize for themselves various vitamins and growth factors। अब ये भी, इसमें भी फ़र्क है कि ये जो बैक्टीरिया है किसी को न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, कोई खुद ही अपने न्यूट्रिएंट्स बना लेता है, कोई खुद नहीं बना सकता, या बना सकता है तो कम होते हैं, उसको एनवायरनमेंट से चाहिए ही हैं। क्लियरली द मेजर एलिमेंट रिक्वायरमेंट for growth will match closely the elemental composition of the bacteria themselves। यानी बैक्टीरिया की कंपोजिशन जो है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कौन से एलिमेंट्स चाहिए हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इन दिस फैशन देयर इज़ ए नीड फॉर द प्रोविजन ऑफ, इसी वजह से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया को चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर विद ए माइनर रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यानी माइनर रिक्वायरमेंट एंड फॉर ट्रेस एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन भी इनको चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी मैग्नीशियम वगैरह के अलावा इनके अलावा भी कुछ चाहिए होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये हैं, अगर बाकी ना भी मिले, ये मिल रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, तो फिर ये ग्रो कर सकेगा। द मोस्ट इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया आर एबल टू ड्राइव much of their nutrition from simple inorganic forms of these elements। बहुत सारे बैक्टीरिया की ऐसी इंडिपेंडेंट क्लास होती है
जो कि जिनको इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, और ये इंडिपेंडेंट है अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद ही अपने न्यूट्रिशन प्रिपेयर या ड्राइव कर लेते हैं। इनको क्या कहते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कीमोलिथोट्रॉप्स, जो अपने फूड जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स, एंड कैन इवन यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो सोर्स का एटमॉस्फेयर से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कार्बन और नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। Indeed, such bacteria are, in addition to green plants and algae, a major source of organic molecule, and so they are more beneficial than problematic to man. तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं जो कीमोलिथोट्रॉप्स हैं, ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी के अलावा हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक मेजर सोर्स हैं। तो ये हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें मुख्तलिफ प्रिपरेशंस के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे हमने डेक्स्ट्रिन की बात की, जैसे हमने इसके अलावा एल्जिनेट की बात की, एल्जिनिक एसिड की बात की, और भी बहुत सारे जो लैक्टोज बनाने की बात की, तो हम ये, और विटामिन डी पर्टिकुलरली बनाने की बात की, तो वो हम इनसे हासिल कर सकते हैं। विटामिन के हम इनसे हासिल कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है रादर दैन प्रॉब्लमेटिक। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर ए फिक्स कार्बन सोर्स, यूजली इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो शुगर से हासिल करते हैं, बट दिस मे ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा ये कार्बन हासिल कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, सच एज बेंजीन, पैराफिन, वैक्सेस एंड प्रोटीन्स। नाइट्रोजन कैन जनरली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनिया माइंस, बट इज ऑल्सो अवेलेबल बाय डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमोनिया माइन अमाइनो एसिड से हासिल करते हैं नाइट्रोजन, विच कैन दस प्रोवाइड बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, अमाइनो एसिड से कार्बन भी मिल जाता है और नाइट्रोजन भी मिल जाता है। मैनी क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया आर ऑक्सोट्रॉफिक एंड कैन ग्रो ऑन सिंपल शुगर्स। ऑक्सोट्रॉफिक क्या है? जो ग्रो कर सकते हैं सिंपल शुगर्स पे, टुगेदर विद अमोनिया माइन, ए सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड ट्रेस एलिमेंट्स। तो इससे क्या होता है कि ये सिंपल शुगर और अमोनिया माइन से इनको पोटेशियम और ट्रेस एलिमेंट्स, कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा भी मिल जाते हैं। Such bacteria can synthesize for themselves all the amino acids, अपने वो तमाम अमीनो एसिड्स बना लेते हैं, एंड एंसिलरी फैक्टर्स, और जो नेसेसरी फैक्टर्स चाहिए होते हैं यानी एंजाइम्स हो गए, रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ एंड डिवीजन। तो अपनी ग्रोथ और डिवीजन के लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी बना लेते हैं, एंजाइम्स भी बना लेते हैं, तो फिर वो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन सॉफ्ट टिश्यूज़। अब सॉफ्ट टिश्यूज़ कैसे हैं? जैसे हमारा जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विल हैव अवेलेबल टू इट ग्लूकोज एंड मेटल आयंस फ्रॉम द ब्लड। तो वो अपने ग्लूकोज और मेटल आयन किससे हासिल करते हैं? हमारे ब्लड से, एंड होल प्लेथोरा ऑफ अमाइनो एसिड्स, बेसिस, वाइटामिन एक्सेट्रा, और ब्लड से ही वो अमाइनो एसिड्स, बेस, डिफरेंट बेसिस और वाइटामिन एक्सेट्रा हासिल कर लेते हैं। और किससे? लाइज टिश्यू सेल्स, वो जो हमारे टिश्यू सेल्स ब्रेक हो रहे हैं उसमें से जो वाइटामिन, जो नाइट्रोजन बेसिस और अमाइनो एसिड्स निकल रहे हैं उससे वो अपना फूड हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सम फार्मास्यूटिकली यूजफुल बैक्टीरिया। टेबल 3.3 हम देखें तो एक्टिनोमाइसिटिस स्पीशीज़ है, ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस रॉड्स हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के काम आती हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? फार्मास्यूटिकल यूजफुलनेस क्या है? बेसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव रॉड, एरोबिक स्पोर फॉर्मर, यूज टू वैलिडेट एंड मॉनिटर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो इसको इसलिए ये तो वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, किसकी? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के वैलिडेट करने के लिए, जो कि ऑटोक्लेव में होता है, जो कि आपने माइक्रोबायोलॉजी की लैब में आप देखेंगे। बेसिलस सेप्टिलस, ग्राम पॉजिटिव रॉड, एरोबिक स्पोर फॉर्मर, अगेन यूज टू वैलिडेट एंड मॉनिटर ड्राई हीट एंड इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ये वैलिडेट करने के लिए काम आता है, किसके? मॉइस्ट हीट नहीं बल्कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को चेक करने के लिए, जो कि हॉट एयर ओवन में होती है। इसके अलावा गैस स्टरलाइजेशन को वैलिडेट करने के लिए, जो कि इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। बेसिलस प्यूमिलस की बात करें, ग्राम पॉजिटिव रॉड, एरोबिक स्पोर फॉर्मर, ये वैलिडेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को। बॉर्डेटेला परटूसिस, ग्राम नेगेटिव
रॉड एरोबिक वैक्सीन बनती है इससे हुपिंग कफ के लिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसको हुपिंग कफ यानी काली खांसी कहते हैं। ब्रिविंड्यूमोनास फॉर्मरली स्यूडोमोनास डेमिनोटा, यानी इसका नाम चेंज किया गया बाद में, ग्राम नेगेटिव माइक्रो एरोबिक है, और ये 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर चैलेंज टेस्ट, यानी जो लेमिनर फ्लो होता है उसका फिल्टर की को चेक करने के लिए कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका लेमिनर फ्लो का जो फिल्टर होता है उसका ये साइज़ होता है, और ये सबसे छोटे साइज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर ये उसमें से नहीं गुजर रहा तो इसका मतलब है लेमिनर फ्लो जो है वो, उसमें जो एयर आ रही है वो स्टीराइल है और उसमें कोई बैक्टीरिया उस एयर में नहीं है, तो लेमिनर फ्लो की को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम स्पोरेंजेस ग्राम पॉजिटिव रॉड एरोबिक स्पोर फॉर्म यूज टू कन्फर्म एनारोबिक ग्रोथ कंडीशन, ये चेक वैलिडेट करने के लिए कि उसका एनवायरनमेंट एनारोबिक है या नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई ग्राम पॉजिटिव रॉड एरोबिक स्पोर फॉर्मर, ये वैक्सीन टेटनस की बनाई जाती है, बच्चों को लगती है डीपीटी की वैक्सीन, डिप्थेरिया टेटनस पर्टूसिस की ये हो गई, टेटनस की ये हो गई। कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया डेट, अभी बात की डिप्थेरिया की कि डिप्थेरिया की भी ये वैक्सीन बनती है, डिप्थेरिया की बच्चों को वैक्सीन लगती है इन तीनों की, तो ये फार्मास्यूटिकल वैक्सीन प्रिपरेशन में यूज़ होती हैं तीनों, डिप्थेरिया टेटनस एंड पर्टूसिस डीपीटी। ई कोलाई एशेरिएशिया कोलाई ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रॉड, एंटेरिक मीन्स के इंटेस्टाइन में होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब। कैल्सी स्काइस डिसइंफेक्टेंट कैपेसिटी टेस्ट, प्रिजर्वेटिव लिमिट टेस्ट चेक करने के लिए, यानी डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी है या नहीं है, कि वो डिसइंफेक्टेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए। हेमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसकी भी वैक्सीन आती है, ग्राम नेगेटिव रॉड एरोब वैक्सीन बनती है, हिप वैक्सीन हिप इन्फेक्शन से, ये भी बच्चों को लगाई जाती है। ल्यूकोनोस्टॉक मेजेंटेरॉयड, ये डेक्स्ट्रिन प्रोडक्शन के लिए, जो आयरन डेक्स्ट्रिन प्लाज्मा एक्सपेक्टर के तौर पर यूज़ होता है, ये इसका फार्मास्यूटिकल यूज़ है। निजेरिया मेनिनजाइटिस, इसकी भी वैक्सीन बनती है, वैक्सीन मेनिनजाइटिस की लगाई जाती है आगाज़ तौर से हज पर जाने से पहले। स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा ग्राम नेगेटिव माइक्रो एरोबिक है। एल्जिनेट प्रोडक्शन, एल्जिनिक एसिड जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एज एन एक्सिपिएंट डलता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी चेक करने के लिए, यानी उसको वैलिडिटी चेक करने के लिए। प्रोटियस वल्गैरिस ग्राम नेगेटिव एरोबिक है, ये भी डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी चेक करने के लिए। सैल्मोनीला टाइफी ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रॉड फैकल्टेटिव एनारोब है, ये भी चिक मार्टिन रेडियल वॉकर डिसइंफेक्टेंट कोएफिशिएंट टेस्ट, यानी वही डिसइंफेक्टेंट की चेक करने के लिए। इसके अलावा अब सैल्मोनीला टाइफी की वैक्सीन्स भी मौजूद हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ग्राम पॉजिटिव एरोबिक कोकाई हैं, ये भी डिसइंफेक्टेंट कैपेसिटी टेस्ट के लिए, और प्रिजर्वेटिव लिमिट टेस्ट, यानी प्रिजर्वेटिव की लिमिट कितनी है कि कितना प्रिजर्वेशन कर सकता है उसको चेक करने के लिए ये बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, यानी ये सब फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया है। इसके बाद आते हैं हम ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसा कि बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस ग्राम नेगेटिव एंटेरिक एनारोब, वूंड इन्फेक्शन यानी ज़ख्म में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बॉर्डेटिला पर्टूसिस वही हुपिंग कफ काली खांसी करता है। कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई ग्राम नेगेटिव एंटेरिक स्पाइरल रॉट, सीवियर एंटेराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन, डायरिया और वोमिटिंग होगी। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई कॉज द टेटनस, जिसमें कन्वल्जन पड़ते हैं बॉडी में। कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया यानी खन्नाक करता है, इसको हम उर्दू में खन्नाक कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एपीग्लॉटस होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इतनी शदीद इन्फ्लेमेशन होती है कि वो ब्लॉक हो जाती है, फिर बच्चा जो होता है वो सांस नहीं ले पाता और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इतना डेंजरस होता है। आप ये देखें कि इसमें कुछ जैसे ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वहाँ पे फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट वैक्सीन बनाने के भी काम आते हैं, और प्रॉब्लमेटिक यानी डिजीज़ कॉजिंग भी है। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रॉड फैकल्टेटिव एनारोब, फूड पॉइजनिंग करता है। सीवियर एंटेराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन। हेमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, इस पर भी बात कर चुके हैं, इन्फेंट में ये इन्फेक्शन करता है, मेनिंजाइटिस और ब्रोंकाइटिस। लेजोनेला नीमोफिला ग्राम नेगेटिव है, ये लेजोनियर्स डिजीज़ कॉज करता है, ये भी लंग में होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का इन्फेक्शन कॉज करता है। स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा एनवायरमेंटल कंटामिनेंट है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट भी है, और हमने बात भी की थी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में ये अपॉर्चुनिस्टिक वर्क करता है और बहुत शदीद इन्फेक्शन कर देता है। सैल्मोनीला स्पीशीज़ ग्राम नेगेटिव एंटेरिक हैं, वही फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड फीवर करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ग्राम पॉजिटिव एरोबिक कैटेलेस पॉजिटिव, इसके लिए क्या करते हैं, स्किन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम,
पायोजेनिक इन्फेक्शन यानी पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम फीमेल में होता है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, ग्राम पॉजिटिव एरोबिक कैटलेस पॉजिटिव, ये इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइसेस में होते हैं यानी स्किन में इन्फेक्शन करते हैं, और बायोफिल्म फॉर्मर भी है। स्टेप्टोकोकस स्पीशीज ग्राम पॉजिटिव एरोबिक कॉजेटिव एजेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस एंड स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर जो कि जिसमें क्या होता है कि ज़बान जो होती है वो स्ट्रॉबेरी रेड कलर की हो जाती है, तो इससे इसको पहचाना जाता है कि ये स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। तो ये जो है डिफरेंट इन्फेक्शन जो है वो कॉज होते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया हैज़ completed and we have completed all the lectures of bacteria. Now we will start the next lectures from the next microorganism class.